मैं जरूर आऊंगा। वाइकिंग्स वैलहल्ला एक ऐसा वेब सीरीज जो रिलीज होते ही दुनिया भर में फेमस हो गई थी। आप सब लोगों ने भी तो कभी ना कभी इस सीरीज को जरूर देखा होगा। आज हम उसी की कहानी बयां करने जा रहे हैं। कहानी शुरू होती है लंदन के राजमहल से, जहां पर इंग्लैंड के राजा एथेलरेड्स को दिखाया जाता है, जो समझौते के तहत यहाँ की सरजमी पर रह रहे अपने कुछ वफादार वाइकिंग्स को दरबार में खाने पे बुलाए और मौका देख उनका सरेआम कत्ल करवा दिए। दरअसल 100 साल पहले राजा एथेलरेड्स के पूर्वजों और वाइकिंग्स के बीच अमन और शांति के लिए एक समझौता हुआ था कि वाइकिंग्स बिना खून खराबा किए लंदन की सरजमी पर रह सकेंगे। मगर आज 100 साल बाद राजा को सनक चढ़ा कि ये उनकी जमीन है, इसीलिए जितने भी वाइकिंग्स लंदन में आकर बसे थे, बच्चा, बूढ़ा, जवान, लड़की, सयान, हर एक का कत्ल कर दिया गया। उनके घरों में आग लगा दी गई। ये बात जैसे ही डेनमार्क के राजा कनूट को पता चली, वो राजा एथेलरेड्स से इस नरसंहार का बदला लेने के लिए दुनिया के हर एक कोने से वाइकिंग्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिए। सारे वाइकिंग्स का जमावड़ा कैटेगाट में लगने लगा। दूसरी तरफ हम कप्तान लिफ एरिक्सन और उसकी बहन फ्रेडिस को देखते हैं, जो किसी खास मकसद को पूरा करने कैटेगाट ही जा रहे थे। तभी उनका जहाज तूफान में फंस गया, पर लिफ एरिक्सन अपने दिमाग का इस्तेमाल कर इस खतरनाक तूफान से बच निकला, जबकि सैकड़ों जहाज और जहाजी मारे गए। किसी तरह ये कैटेगाट पहुंचे। उन्हें सुरक्षित देख नॉर्वे के राजकुमार हैरल्ड हैरान थे, क्योंकि इस तूफान की चपेट में आकर कोई भी जहाज कैटेगाट नहीं पहुंच पाया था। लिफ अपनी बहन को नाव में ही छोड़ अपनी पलटन लेकर एक आदमी को ढूंढने शहर में निकल पड़ा। इधर राजकुमार हैरल्ड को फ्रेडिस से पहली नजर में ही प्यार हो गया। दोनों ने एक हसीन पल साथ बिताए। फ्रेडिस के पीठ पर क्रॉस का चिन्ह देख हैरल्ड उसके पीछे की वजह जानना चाहा। तब फ्रेडिस ने बताया कि जब वो छोटी थी तो उसे अकेला देख एक ईसाई वाइकिंग उसके घर में घुस आया। उस समय उसका भाई और पिता घर पर नहीं थे। उस ईसाई वाइकिंग ने फ्रेडिस का रेप किया और धर्म परिवर्तन के नाम पे उसके पीठ पर क्रॉस का निशान बना दिया। फ्रेडिस उसी ईसाई वाइकिंग की तलाश में यहाँ बदला लेने आई थी। इतने में बंदरगाह पे एक और जहाजी बेड़े के आने की खबर मिली। ये तुरंत उस ओर भाग कर गए, जहाँ पर फ्रेडिस ने उस ईसाई वाइकिंग को देखते ही पहचान लिया। ये जहाजी बेड़ा नॉर्वे के राजा यालोलाफ का था, जो रिश्ते में हैरल्ड के सौतेले भाई थे। फ्रेडिस उन्हें जैसे ही निपटाने आगे बढ़ी, लिफ ने उसे रोक लिया, क्योंकि यहाँ उस पर हमला करने का मतलब फ्रेडिस भी नहीं बच पाती। हैरल्ड उनको राजा कनूट से मिलाने ले गया, जहाँ पर उनकी छावनी देख इनके तो होश ही उड़ गए। उन्हें अपना मकसद कठिन लगने लगा। अब राजा कनूट की सेना इंग्लैंड पर हमला करने और राजा एथेलरेड से उस खूनी नरसंहार का बदला लेने के लिए तैयार थी। मगर पेगन जनजाति के वाइकिंग्स ईसाई वाइकिंग्स के साथ मिलकर लड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि आए दिन धर्म परिवर्तन के नाम पे ईसाई वाइकिंग्स पेगन्स वाइकिंग्स पर अत्याचार करते रहते थे, उनसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते थे। हालांकि हैरल्ड ईसाई वाइकिंग्स होते हुए भी दोनों पक्षों को समझा बुझा एक साथ मिलकर इंग्लैंड पर हमला करने के लिए मना लिया। इन सब के बीच लीफ एक सही मौके के इंतजार में था। यहाँ से कनूट अपनी सेना लेकर कैटेगाट की महारानी जार्ल हाकॉन के शहर पहुंचे और महारानी से एक रात कैटेगाट में गुजारने के लिए अनुरोध किए, क्योंकि कल सुबह कैटेगाट के बंदरगाह से ही उन्हें लंदन के लिए रवाना होना था। हालांकि यार्ल हाकॉन एक कट्टर पेगन थी, फिर भी राजा कनूट के प्रस्ताव को मान गई। अब रात को दरबार में जश्न का माहौल बना हुआ था। सभी जंग में जाने से पहले मस्ती कर रहे थे, तो वही फ्रेडिस अपना बदला पूरा करने के फिराक में थी। अगर आज वो अपने मकसद को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई, तो पता नहीं कब उसे ये दोबारा मौका मिलेगा। वो चुपके से अंदर घुस आई और उस ईसाई वाइकिंग्स के छाती में चाकू घोप वैसा ही क्रॉस का निशान बना डाली, जैसा उसने उसके साथ रेप करते हुए बनाया था। अपने अंगरक्षक गुनर की मौत देख यालोलाफ पर खून सवार हो गया। वो फ्रेडिस को निपटाने के लिए बेचैन हो उठा, पर जार्ल हाकॉन के दरबार में उसकी एक नहीं चली। चप्पे चप्पे पर उनके धनुर्धर तैनात बैठे थे। तुरंत मुकदमा स्टार्ट हुआ। फ्रेडिस ने बताया कि इस आदमी ने उसके साथ ग्रीनलैंड में रेप किया था, बदला लेना उसका हक था, मगर बिना सबूत के उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं थी। तब हैरल्ड ने उसे सबको अपने पीठ का निशान दिखाने को कहा। ये निशान गुनर की दरिंदगी बयान कर रहे थे, जिसे देख वहां मौजूद सभी ईसाई वाइकिंग्स की बोलती बंद हो गई। जार्ल हाकॉन ने फैसला सुनाया कि वो ऐसे ही उनके दरबार में घुसकर किसी की जान नहीं ले सकती। अगर फांसी की सजा से बचना है तो उसके भाई को गुनर की जगह युद्ध में भाग लेना होगा। तब तक फ्रेडिस यहाँ कैद में रहेगी। अगर लेफ युद्ध से भागने की कोशिश किया तो फ्रेडिस को मार दिया जाएगा। उनके इस फैसले से दोनों पक्ष सहमत थे। लीफ भी लड़ने को तैयार था। अगले दिन ये अपना काफिला लेकर लंदन पर धावा बोलने निकल पड़े। उधर इस हमले की खबर सुन राजा एथेलरेड की हालत खराब हो गई थी।
क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो वाइकिंग्स तितर बितर हो चुके थे और आपस में ही लड़ने में बिजी थे, वो एकजुट होकर पलटवार करेंगे। यहीं पर हम राजा के बेटे एडमंड, उसकी सौतेली माँ रानी एमा और राजा के सलाहकार गोडविन को देख पाते हैं, जो वाइकिंग्स धावा को रोकने पर ही विचार विमर्श कर रहे थे। रानी एमा कूटनीति में माहिर थी। वो तुरंत अपने सौतेले बेटे एडमंड को मर्सिया के जमींदार स्ट्रियोना से मदद मांगने रवाना कर दी, ताकि जैसे ही वाइकिंग्स लंदन पर धावा बोले, सामने से एथेलरेड की सेना और पीछे से मर्सिया की सेना दोनों मिलकर बीच में ही वाइकिंग्स को दबोच ले। पर मर्सिया के जमींदार स्ट्रियोना अपनी सेना देने से कतरा रहे थे। तब एडमंड ने उनके मुंह पर ही बोल दिया कि जिस दिन वो इंग्लैंड का राजा बना, उसी दिन मर्सिया पर हमला करेगा। उसकी धमकी सुन स्ट्रियोना लाइन पे आ गया और अपनी सेना भेजने के लिए मान गया। यहाँ से लौटने के बाद पता चला कि राजा एथेलरेड नहीं रहे। अब इंग्लैंड के गद्दी का अगला दावेदार एडमंड था। दूसरी ओर राजा कनूट की सेना लंदन के रास्ते में पड़ने वाले शहर कैंट पहुंच चुके थे। अगले ही पल ये कैंट के जमींदार पर हमला कर उनका सब कुछ लुट लिए। कैंट की मलिका भी पकड़ी गई। उन्होंने बताया कि वाइकिंग्स का ये हमला व्यर्थ है, क्योंकि 2 दिन पहले ही राजा एथेलरेड मर चुके हैं। जब वो ही नहीं रहे तो ये बदला किससे लेंगे? इसलिए हैरल्ड वापस लौटने का मन बना लिया। तब कनूट ने उससे वादा किया कि एथेलरेड का सर न सही, उसकी जगह उसके बेटे का सर उसे जरूर मिलेगा। उधर इंग्लैंड के सभी जमींदार एडमंड के सह में थे। देखते ही देखते एडमंड की ताजपोशी भी हो गई। अब वो इंग्लैंड का अगला शासक बन चुका था। इधर ये लोग भी लंदन पहुंच चुके थे। ओलाफ ने कनूट को बताया कि वो 3 साल तक इंग्लैंड के राजा एथेलरेड का सलाहकार रह चुका है। उस दौरान उसने राजा एथेलरेड को यकीन दिलाया कि इस दलदल की ओर से हमला संभव नहीं है। इस दलदल में कुछ पक्के रास्ते भी थे। ओलाफ का मानना था कि अगर यहाँ से लंदन में घुसपैठ करे तो उनको भनक तक नहीं लगेगी। दूसरी ओर रानी एमा भी बहुत चालाक औरत थी। वो भी यही सोच रही थी कि पूरे इंग्लैंड के समंदर पर उनकी नौसेना तैनात है। अगर वाइकिंग्स घुसपैठ करेंगे तो इसी दलदल के रास्ते से करेंगे। इसलिए वो लंदन की पूरी सेना दक्षिण में स्थित इस पुराने किले पर ले आई। उधर हैरल्ड और लीफ दलदल वाले रास्ते का मुआयना करने निकल चुके थे। वो सिपाहियों से छिपकर किले के पीछे पहुंचे, जहां पर सब्जी, राशन वगैरह का भंडार देख उन्हें पता लग गया कि यहाँ मोर्चाबंदी की तैयारियां हो रही है। किले के बैक साइड पर एक लकड़ी का खुलने वाला पुल था। ये वहां की सारी जानकारी इकट्ठा कर वापस लौट आए। लीफ ने उस लकड़ी के पुल को देख एक कमाल की योजना बनाई। इस योजना में रिस्क तो था, लेकिन अगर ये तरकीब कारगर साबित हुई तो लंदन पर कब्जा करने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। उधर स्ट्रियोना भी अपनी सेना लाकर किले के 10 किलोमीटर दूर पड़ाव डाल चुका था। उसी रात राजा कनूट अपनी सेना लेकर हमला करने निकल पड़े। इधर लीफ भी अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हैरल्ड के साथ अपनी पलटन लेकर निकल चुका था। ये नहर के रास्ते छिपकर किले के पीछे वाली चौकी पर पहुंचे और सिपाहियों को मारकर चौकी पर कब्जा कर लिए। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर पुल था। सिपाहियों की नजरों में आने से पहले ही सब अपने आप को ढक लिए और बड़ी चालाकी से पुल के नीचे पहुंच गए। इनके पास बहुत मोटे मोटे रस्से थे, जिसका इस्तेमाल कर ये कुछ बड़ा करने वाले थे। सुबह की पहली किरण निकलते ही वाइकिंग्स के जहाजों का बेड़ा दिखना शुरू हुआ। अगले ही पर किले में हाहाकार मच गया। रानी एमा के एक इशारे पर सारे सिपाही और धनुर्धर हमले के लिए तैनात हो गए। तभी उन्हें पूरब की तरफ 3 और नाव दिखे। उन्हें देख रानी एमा भी समझ नहीं पाई कि आखिर ये 3 नाव अपने काफिले के विपरीत दिशा में क्यों है। अगले ही पल वहां के फिजाओं में वाइकिंग्स के रक्षा कवच के ताल ठोकने की आवाज गूंज उठी। उसी आवाज के आड़ में लीफ और हैरल्ड पुल को नीचे से काटने लगे। सब कुछ उनके योजना के तहत ही चल रहा था। राजा कनूट बातचीत का प्रस्ताव लेकर राजा एडमंड के पास पहुंचे और उसे बिल में छुपकर रहने वाला डरपोक राजा कहकर चिढ़ाने लगे। उनके साथ साथ उनकी पूरी सेना भी एडमंड को चिढ़ाने लगी, ताकि किसी तरह गुस्सा दिलाकर उसे किले से बाहर लाया जाए। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। रानी एमा और गोडविन एडमंड को समझाते रह गए कि जब तक स्ट्रियोना अपनी सेना लेकर यहाँ आ नहीं जाता, उसे हमला नहीं करना चाहिए। मगर वो गुस्से में लाल पिला होकर अपनी सेना के साथ वाइकिंग्स पर हमला करने निकल पड़ा। दोनों सेनाएं पुल पर लड़ने लगी। कुछ देर में ही राजा कनूट की हेकड़ी निकल गई। उनके सैनिक एक एक करके मरने लगे। वो हार के डर से पीछे भागने लगे। राजा एडमंड अपनी सेना लेकर उनके पीछे भागे। सबको यही लग रहा था कि राजा एडमंड जंग जीत रहे हैं, मगर उन 3 नावों को पुल के साथ रस्सियां बांधते देख रानी एमा समझ गई कि ये एक जाल है। वो तुरंत गोडविन को एडमंड को वापस लाने के लिए भेजी। तब तक बहुत देर हो चुका था। ओलाफ की शक्तिशाली नावें एक झटके में ही पुल को जर्जर कर गई। अगले ही पल उन पर भी हमले होने लगे। इस हमले में लीफ के अनगिनत साथी मारे गए।
उसकी गर्लफ्रेंड फ्रेया को भी तीर लग गई। फिर भी वो पुल को गिराने की कोशिश में जुटे रहे। उधर एडमंड मुट्ठी भर वाइकिंग्स को देख अपनी जीत सुनिश्चित कर चुका था। तभी गॉडविन ने आकर बताया कि ये एक जाल है, उन्हें वापस लौटना होगा, वो पुल को गिरा रहे हैं। इतने में राजा कनूट के एक इशारे पे दलदल में छिपे वाइकिंग्स बाहर आने लगे। उनकी विशाल सेना देख नन्हा राजा घबरा गया और दुम दबाकर भाग निकला। इससे पहले कि वो पुल को पार करता, पुल बीच से टूट गया। तब तक पीछे से स्ट्रियोना अपनी सेना लेकर आ चुका था, पर एडमंड को हारता देख वो भी अपनी सेना लेकर वापस लौट गया। इस जंग में एडमंड की हार हुई। इससे पहले कि लंदन की महारानी कनूट के हाथ लगती ओलाफ ने फुर्ती दिखाई और रानी एमा को झटपट महल से गायब करवा दिया। एडमंड और इंग्लैंड के बाकी जमींदार जो अपने राजा का इस जंग में साथ देने आए थे, वो भी पकड़े गए। एडमंड के सर को काटने के लिए हैरल्ड मजमा लगा चुका था। उस नरसंहार की रात हैरल्ड का छोटा भाई भी मारा गया था, इसलिए वो एडमंड के सर को काटने के लिए बेचैन हो उठा। मगर राजा कनूट बीच में आ गए और चुनौती दे डाले कि अगर एडमंड का सर कटा तो हैरल्ड भी नहीं बचेगा, जिस बदले के लिए वो वाइकिंग्स को एकजुट कर 7 समंदर पार ले आया। अफसोस उससे वो पल राजा कनूट ने छीन लिया। दरअसल कनूट के लिए बदला तो सिर्फ नाटक था। असल में वो वाइकिंग्स का इस्तेमाल कर इंग्लैंड की गद्दी हथियाना चाहता था और वो अपने मकसद में कामयाब भी हुआ और ये बदला चिल्लाने वाले झुनझुना बजाते रह गए। इसके बाद कनूट ने इंग्लैंड के महारानी एमा को ढूंढना चालू किया, मगर एडमंड को भी उनके बारे कुछ पता नहीं था, क्योंकि रानी एमा को तो ओलाफ ने अगवा कर लिया था। जिस कमरे में रानी एमा कैद थी, कभी वो ओलाफ का कमरा हुआ करता था। दरअसल ओलाफ पहले राजा एथलरेड का सलाहकार रह चुका था, इसलिए रानी एमा भी उसे भली भांति जानती थी। ओलाफ का रानी से एक ही डिमांड था, राजा एथलरेड का खजाना। मगर रानी एमा कुछ बताने को तैयार नहीं थी। ओलाफ ने इसका भी जुगाड़ कर रखा था। उसके आदमी रानी के दोनों बेटों को उसके सामने ले आए। ओलाफ ने धमकी दिया कि अगर खजाना उनके मुंह खोले बगैर मिला तो वो उनके बेटों की बलि चढ़ा देगा। दूसरी तरफ कनूट के आदमी हैरल्ड को पकड़कर कनूट के पास ले गए। उन्हें रानी एमा को ढूंढने में हैरल्ड की मदद चाहिए थी, मगर वो अब किसी भी कीमत पर कनूट के बातों में नहीं आने वाला था। तब कनूट ने उसे नॉर्वे की गद्दी देने का झांसा दिया, जिस पर फिलहाल हैरल्ड के सौतेले भाई ओलाफ का राज था। दोनों भाइयों के बीच समझौता था कि जिस दिन ओलाफ मरा, नॉर्वे की गद्दी हैरल्ड की हो जाएगी। लेकिन कनूट ने जब बताया कि ओलाफ उसे धूर्त बना रहा है, उसका एक 12 साल का बेटा है जो उसके मरने के बाद नॉर्वे पर राज करेगा, तो हैरल्ड तिलमिला उठा, क्योंकि बेटे वाली बात ओलाफ ने हैरल्ड से छुपाई थी। इसलिए वो अपने भाई ओलाफ से नॉर्वे की गद्दी हथियाने के लिए राजा कनूट से हाथ मिला लिया। इसके बाद गॉडविन की मदद से रानी एमा और उनके बेटों को ढूंढ निकाला। गॉडविन को भी कनूट के साथ मिलकर काम करने की आजादी मिल गई। अब अगले दिन मर्सिया के जमींदार स्ट्रियोना अपना इनाम लेने किले पहुंचे, क्योंकि उनका मानना था कि पीछे से हमला न करके उन्होंने कनूट की इस जीत में अहम भूमिका निभाई है। शाम को जीत का मजमा लगा, जहां पर कनूट ने अपने लोगों पर सोने चांदी की बारिश कर दी। लिफ को भी फुल इज्जत दी गई। लंदन में जमीन जायदाद वो जो चाहे कनूट उसे देने को तैयार थे। उसकी बहन का कर्ज भी माफ कर दिया गया, क्योंकि उसकी योजना ने ही आज उन्हें इंग्लैंड पर जीत दिलाई। मर्सिया के जमींदार स्ट्रियोना ने भी सबके सामने अपनी बात रखी कि राजा कनूट के डेनमार्क लौटने के बाद उन्हें इंग्लैंड की कमान संभालने दिया जाए। मगर राजा कनूट तुरंत स्ट्रियोना को पकड़कर उसका सर धड़ से अलग कर दिए। इंग्लैंड के 11 जमींदार कनूट के कैद में थे। जो सबसे पावरफुल था, उसका सर कनूट ने काट डाला। मतलब अब पूरे इंग्लैंड में कनूट को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। कनूट ने रानी एमा को भी छूट दे दिया कि वो जब चाहे अपने घर लौट सकती है, मगर वो यही रहना चाहती थी। दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ गई। अगली सुबह गॉडविन इंग्लैंड के जमींदारों के पास कनूट का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। या तो वो मिलकर कनूट को इंग्लैंड का अगला शासक बनने में सपोर्ट करे या फिर फांसी चुने। एक ने आनाकानी करी तो उसे फांसी पर लटका दिया। एडमंड और बाकी जमींदारों के साह से राजा कनूट इंग्लैंड के अगले शासक बन गए। जिसके बाद ओलाफ हैरल्ड लिफ के साथ साथ कनूट की आधी सेना वापस लौट गई। उसी रात डेनमार्क से यहाँ एक नाव आई। साथ में एक पैगाम भी था, जिसमें लिखा था कि राजा कनूट की गैर मौजूदगी में पूर्वी रूसी दलों ने डेनमार्क पर चढ़ाई कर दिया है। कनूट उन्हें रोकने के लिए रातों रात रानी एमा से शादी कर डेनमार्क निकल गए। ये एडमंड के लिए अच्छी खबर थी, मगर कनूट के पिता राजा स्वेन फॉकबियर्ड को यहाँ देख उसके होश उड़ गए। अब कनूट की गैर मौजूदगी में राजा फॉकबियर्ड ही यहाँ का कमान संभालेंगे। दूसरी ओर कटेगाट की तरफ एक याल कोरा नामी कट्टर ईसाई सामने आया है, जो दुनिया से पेगन धर्म का नामो निशान मिटाने पर तुला हुआ है। इधर लिफ, उसकी गर्लफ्रेंड फ्रेया और हैरल्ड इंग्लैंड से कटेगाट लौट आए। उनके यहाँ आने के बाद घने कोहरे के बीच एक और नाव दिखी, जिस पर पेगन धर्म के लोगों के सरों को काटकर टांगा गया था। उस पर एक नवजात बच्चा भी था। ये खौफनाक मंजर देख सबके दिल दहल उठे।
काटेगट की रानी जार्ल हाकोन ने तुरंत अपने आदमियों को उपसाला की सुरक्षा के लिए भेजा। दरअसल उपसाला में पेगन धर्म का एक विशाल तीर्थ स्थल है जहां पर लाखों लाखों भक्त अपने देवता ओडन और थॉर को पूजने आते हैं। फ्रीडिस भी ओडन की बहुत बड़ी वाली भक्त थी। वो भी सिपाहियों के साथ उपसाला निकल पड़ी तो वही हैरोल्ड एक ईसाई होने के बावजूद भी उनका साथ दे रहा था। वो फ्रीडिस को दिखा देना चाहता था कि सारे ईसाई एक जैसे नहीं होते। वहां पहुंचकर पता चला कि उपसाला तबाह हो चुका है। हजारों भक्तों की लाशें वहीं जमीन पर पड़ी थीं। कुछ बच्चों को याल कोरा ने जिंदा छोड़ दिया था ताकि वो कोरा का पैगाम जार्ल हाकोन को बता सके। कोरा ने चुनौती दिया था कि वो काटेगात को तबाह करने आ रहा है। लिफ और फ्रेया घोड़ों के निशान देख याल कोरा को ढूंढने निकल गए। बाकी लोग काटेगात लौट गए। दूसरी तरफ हमें ओलाफ को दिखाया जाता है जो नॉर्वे लौटने से पहले डेनमार्क पहुंचा और राजा कनूट की पत्नी एल्फविन से मिला। डेनमार्क की महारानी एल्फविन राजा कनूट की जीत सुन काफी खुश हुई क्योंकि कनूट की पत्नी होने के नाते कायदन वो इंग्लैंड की रानी हुई। तब कनूट ने बताया कि ये मुमकिन नहीं है। वहाँ पहले से ही एक बहुत खूबसूरत रानी है जो कनूट के काफी करीब आ चुकी है। शायद अब तक कनूट उससे शादी भी कर चुके होंगे। दरअसल जिस तरह कनूट ने हैरोल्ड को बरगलाकर ओलाफ के खिलाफ किया, उसी का बदला लेते हुए ओलाफ रानी के कान भर रहा था ताकि कनूट और रानी एल्फविन के बीच मनमुटाव हो जाए और मौका पड़ने पर ओलाफ इसका फायदा उठा सके। अब यहाँ से वो याल कोरा के पास पहुंचा। दरअसल ओलाफ ईसाई ध्वजा के नीचे नॉर्वे के सभी ईसाई दलों को एकजुट कर कैटेगट हथियाना चाहता था। इसके बदले वो कोरा को सोने की असरफिया देने के लिए मंगवाया, मगर कोरा को सोने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका बस एक डिमांड था कि सारे पेगन्स को मारकर कैटेगाट में एक विशाल गिरजा घर बनाया जाए जिसकी मीनारें आसमान को चूमती हो। ओलाफ भी तो कट्टर ईसाई ही था, उसे भला गिरजा घर बनाने में क्या ही दिक्कत थी। इतने में लिफ घोड़ों के निशान का पीछा कर यहाँ तक आ पहुंचा। ओलाफ के परचम देख उन्हें अंदाजा हो गया कि ओलाफ और कोरा मिल चुके हैं। अगले ही पल ये खबर लेकर वो कैटेगट की महारानी जार्ल हाकोन के पास पहुंचे। तुरंत ही कैटेगट में पहरा बढ़ा दिया गया। दूसरी ओर राजा फॉकबियर्ड को दिखाया जाता है जो लंदन में कुछ दिनों रहने के बाद ही अनुमान लगा लिए थे कि यहाँ की सत्ता पर खतरा मंडरा रहा है। एक सिंहासन पर दो राजा का होना ये उचित नहीं है। इसका समाधान निकालने के लिए वो वेसिक्स के जमींदार को दरबार में बुलाए जो पहले से ही कर देने में आनाकानी कर रहा था। उसे मारकर गोडविन को वेसिक्स का जमींदार बना दिए। बदले में गोडविन को कुछ बड़ा काम करना था। इधर एडमंड राजा कनूट की अनुपस्थिति में सत्ता फेर बदल करने की सोच रहा था, जिसमें उसका साथ गोडविन और इंग्लैंड के जमींदार भी देने को तैयार थे। उनके देश पर कोई वाइकिंग राजा शासन करे उन्हें मंजूर नहीं था। यहाँ से वापस लौटते ही राजा एडमंड घोड़े से गिर पड़े। उसकी एक पसली की हड्डी टूटकर बाहर निकल गई। इससे पहले कि जमींदार यहाँ पहुंचे, गोडविन ने जो रस्सी बांधी थी उसे काटकर हटा दिया। एडमंड समझ चुका था कि ये जाल गोडविन ने बिछाया है। अगले ही पल वो एडमंड के दिल को पंचर कर दिया। बेचारा एडमंड जमींदारों को कुछ बताए बिना ही परलोक से धार गया। इस तरह गोडविन ने हत्या को एक्सीडेंट का रूप दे दिया। इस घटना को जमींदारों ने अपनी आंखों से होते हुए देखा था, इसीलिए रानी एमा को भी यकीन हो गया कि एडमंड की मौत घोड़े से गिरकर हुई होगी। मगर उसके दिल के पास का घाव कुछ और ही बयान कर रहे थे। रानी एमा तुरंत खबर फिजवा कर गोडविन को बुलाई और आशंका जताने लगी कि एडमंड को साजिश के तहत मारा गया है। रानी ने यह भी पता कर लिया था कि एडमंड के घोड़े से गिरने के बाद गोडविन ही सबसे पहले एडमंड के पास पहुंचा था। वो अभी कुछ सफाई देता उससे पहले ही फॉकबियर्ड ने उसे यहाँ से जाने को कहा, जिससे साबित हो गया कि इस हत्या के पीछे फॉकबियर्ड का ही हाथ है। मगर रानी अब चिल्लाने के सिवा क्या ही कर सकती थी। उधर इंग्लैंड के ताज पर अपना हक जताने कनूट की पहली पत्नी रानी एल्फगिफू भी यहाँ आ चुकी थी। फॉकबियर्ड ने उन्हें आसान भाषा में समझा दिया कि कनूट ने इंग्लैंड की महारानी एमा से शादी कर ली है। अब यहाँ उनका कोई दाल नहीं गलने वाला। तब रानी एल्फगिफू ने धमकाना शुरू किया कि अगर उन्हें इंग्लैंड की महारानी का ताज नहीं मिला तो कनूट के हाथ से नार्वे जाएगा। ओलाफ सभी ईसाई दलों और कनूट के दुश्मनों को एकजुट कर नार्वे हथियाने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो वो उत्तर का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाएगा। कनूट जंग में व्यस्त थे और उनकी जो बाकी बची डेनमार्क की सेना थी उसे रानी एल्फगिफू इंग्लैंड ले आकर कहीं छिपा दी थी। यानी ओलाफ को रोकने वाला वहां कोई नहीं था। जब तक फॉकबियर्ड सेना के ठिकाने का पता लगाएंगे तब तक ओलाफ नॉर्वे जीत चुका होगा। अब फॉकबियर्ड बड़ी दुविधा में फंस चुके थे। अगर उनको नॉर्वे बचाना है तो रानी एल्फगिफू को इंग्लैंड की महारानी का ताज देना ही होगा। दूसरी ओर कैटेगट में जंग की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। जो गुप्तचर जाल हाकोन ने ओलाफ की सेना का अंदाजा लगाने के लिए भेजा था वो सभी के सभी मारे जा चुके थे। इसी गहमा गहमी के बीच हैरोल्ड चुपके से निकल अपने भाई ओलाफ से मिलने पहुंचा। उसके पास कैटेगट के मोर्चाबंदी की सारी जानकारियां थी।
हालांकि कोरा उसकी मदद नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो लोग एक विशाल सेना खड़ी कर चुके थे। मगर एक सच्चाई ये भी है कि बीते 100 सालों में कोई भी आक्रमणकारी कटेगात के मजबूत दीवारों को भेद नहीं पाया है। ओलाफ ने योजना बनाई कि उसकी सेना समंदर के रास्ते हमला करेगी, जबकि कोरा और बाकी मुखियाओं की सेना जमीनी रास्ते से हमला करेगी। इस तरह कटेगात की सेना 2 दिशाओं में बट चुकी होगी और वो आसानी से उन्हें मसल कर रख देंगे। वही जब वो नार्वे जीत लेगा तो उसके पास इतनी विशाल सेना होगी जिसके बाद राजा कनूट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हारल्ड भी उनकी ताकत देख अपने भाई ओलाफ का साथ देने के लिए मान गया, मगर वो चाहता था कि कटेगात को एक बार आत्मसमर्पण और ईसा मसीह के रास्ते पर चलते हुए उन्हें धर्म परिवर्तन का मौका देना चाहिए। इसके बाद भी अगर वो नहीं मानते तो उनकी हत्याएं जायज होंगी और उन्हें कयामत के दिन जन्नत नसीब होगी। हारल्ड की बातों से सभी सहमत थे, इसलिए जाल हाकुन के पास तुरंत बातचीत का पैगाम भेजा गया। जाल हाकुन सर कटाने को तैयार थी, मगर उन्हें ईसाई बनना मंजूर नहीं था। इन्हीं सब बातों के बीच हारल्ड ने लिफ को घुमा फिरा के बता दिया कि उनके पास 10,000 की विशाल सेना है और वो 3 दिन बाद समंदर के रास्ते और जमीनी रास्ते दोनों तरफ से हमला करने वाले हैं। वही जब राजा फॉकबियर्ड को कोई समाधान नहीं मिला तो वो महारानी एमा से इंग्लैंड का ताज छीन लिए। रानी एमा गुहार लगाती रह गई, मगर उनको उनके घर नॉर्मंडी भेज दिया गया। इंग्लैंड के महारानी का ताज मिलते ही वादे के मुताबिक एल्फगिफू ने अपनी सेना का ठिकाना बता दिया और राजा फॉकबियर्ड को खुश करने के लिए मर्सिया की सेना की मदद लेने पहुंच गई ताकि दोनों सेनाएं मिलकर ओलाफ को रोक सके। 3 दिन बाद कैटेगट में जंग का बिगुल बज चुका था। कोरा के सैनिकों ने कटेगात पर धावा बोल दिया। हारल्ड को भी बंदी बना लिया गया क्योंकि कोरा उसके मंसूबे को पहले ही भांप लिया था। समंदर के रास्ते ओलाफ की सेना भी धावा बोलने आ चुकी थी। वही कटेगट के धुरंधर लगातार उन पर तीरों और पत्थरों की बारिश करते जा रहे थे। तभी पता चला कि नाव पर कोई सेना नहीं है। दरअसल ये ओलाफ का एक मास्टर प्लान था। वो जानता था कि उसका भाई लिफ और फ्रेडिस से दगाबाजी नहीं करेगा, इसीलिए जानबूझकर हैरल्ड के सामने अपना प्लान बताया ताकि कैटेगट की सेना 2 दिशाओं में बट जाए और याल कोरा और बाकी मुखिया कैटेगट की दीवार को भेद पाए। अंत में सब लड़कर कट मर जाएंगे, तब जाकर ओलाफ अपनी सेना लेकर पहुंचेगा। हारल्ड तुरंत अपनी गलती सुधारने कैटेगट की तरफ घोड़ा दौड़ाया। तब तक कोरा की सेना दीवार के करीब पहुंच चुकी थी। वो सीढ़ियों के सहारे दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इतने में जाल हाकुन को तीर लग गए। उनकी सेनापति का ध्यान भटते ही कोरा के धुरंधर तुरंत दीवार चढ़ गए। कटेगट की सेनापति भी मारी गई। खुद कोरा भी मैदान में उतरकर पेगन्स को गाजर मूली की तरह काटने लगा। देखते ही देखते मेन गेट को जीतकर ये अंदर घुस आए। पीछे से हारल्ड भी पहुंचा और कैटेगट के बचाव में लड़ने लगा। उधर याल हाकॉन मौत की दहलीज पर खड़ी थी। मरने से पहले उन्होंने फ्रेडिस से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे पेगन धर्म को मिटने नहीं देना है। किसी तरह उसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। इतने में कोरा यहाँ आ धमका। अगले ही पल दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। बाहर लिफ और उसकी गर्लफ्रेंड फ्रेया भी जी जान से ईसाइयों का मुकाबला कर रहे थे। वही हैरल्ड लड़ते लड़ते घायल हो गया। फ्रेडिस भी घुटनों पे आ चुकी थी। इससे पहले कि कोरा उसकी गर्दन उड़ाता, फ्रेडिस खंजर घोंप उसे घुटनों पे ले आई और उसका सर धड़ से अलग कर डाली। तब तक पीछे से ओलाफ अपनी सेना लेकर आ चुका था। वो बचे खुचे सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ा। उसके हाथों लिफ की गर्लफ्रेंड भी घायल हो गई। मरने से पहले उसने लिफ से एक वचन लिया कि वो मरने के बाद वल्हला में उससे मिलने आएगा। ये लोग जंग हार चुके थे। इतने में लिफ की नजर हैरल्ड पर पड़ी जो घायल होकर जमीन पर पड़ा था। मौका रहते लिफ उसे लेकर बच निकली। ओलाफ का टिकट जीत गया। दूसरी ओर रानी एल्फगिफू मर्सिया से होकर लंदन लौट आई, मगर सिंहासन पर रानी एमा को देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गया। दरअसल रानी एमा को तख्त से हटाने का सिर्फ एक नाटक किया गया था ताकि रानी एल्फगिफू डेनमार्क की सेना कहाँ छिपाकर रखी है उगल दे। राजा फॉकबियर्ड डेनमार्क की सेना लेकर ओलाफ पर हमला करने 3 दिन पहले ही निकल चुके थे। उनके सैकड़ों नाव कैटेगाट की तरफ आते देख ओलाफ के सैनिकों में डर का माहौल बन गया। राजा फॉकबियर्ड का नाम सुनते ही सब भाग खड़े हुए। अंत में उसका सेनापति भी भाग निकला। दोस्तों, इसका अगला सीजन देखना है तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं।